अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है सोनिया की, जो अपनी सहेली के साथ कॉलेज जाती थी। बीमारी की वजह से उसकी सहेली कॉलेज ना जा सकी तो अकेली गई। रास्ते में एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत में बदल गई। लेकिन अचानक वही लड़का बिलाल गायब हो गया। कई दिन गुजर गए, वो नजर ना आया तो वो उसके घर गई। देखा तो घर पर ताला लगा था। कुछ दिन बाद गई तो उसकी मां घर पर थी। वो उसको बिलाल के कमरे में ले गई, जहां बिलाल को देखते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा क्या हुआ बिलाल के साथ? क्या उसने सोनिया को धोखा दिया या वो पहले से शादीशुदा था? क्या होगा इस कहानी का अंजाम, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं नावल भी अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नावल का नाम बताएं या फिर ये बताएं कि किस तरह का नावल सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब्बू और चचा का लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस था। ऑफिस का काम मेरे वालिद के जिम्मे था। तभी वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। दोनों फूफियों की शादियां हो चुकी थीं और घर का सारा इंतजाम दादी जान बतरी के आसन संभालती थी। हम दोनों बहन भाई थे, जबकि बड़े चचा अब्दुल करीम के भी 2 बेटे थे और एक बेटी थी। छोटे चचा की अभी शादी नहीं हुई थी। एक दफा दादी जान अपनी बहन के रिश्तेदारों की शादी में गई। वहां उन्होंने महानूर को देखा और चचा के लिए पसंद कर लिया। महानूर इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन दादी ने उसके अतवारो आदात जानने की जरूरत महसूस ना की। उन्होंने चाचू से महानूर का तज़किरा किया तो बेटे ने मां की पसंद के आगे सर झुका दिया और दादी की कोशिशों की वजह से महानूर 1 माह के अंदर अंदर मेरी चची बन गई। चची खूबसूरत बहुत थी, मगर हफ्ते बाद ही हम पर उनकी आदत खुलने लगी। उनको अपने हुस्न का पूरा पूरा एहसास था। उनके ख्याल में काम करने से हुस्न मैला होता था और उन्होंने काम करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने को जन्म दिया था। शुरू दिनों में सबने उनका एहतराम किया और खिदमत की, तो उन्होंने यही समझा कि दुल्हा के घर वालों का ये फ़र्ज़ है कि वो उनकी चाकरी करे और साथ एहतराम भी करें। यूं उस जोम में उन्हें बड़े छोटे का लिहाज रहा और नातमीज़ रही। 1 माह गुजर गया, वो छुई मुई बनी रही। सारा दिन टीवी देखती या सोती रहती थी, लेकिन दादी को ये मंजूर न था। चाहती थी कि दूसरी बहुओं की तरह ये भी बराबर काम में हिस्सा ले। एक दिन हम सब मेरी नानी अम्मी के घर गए। ताई घर पर थीं, उनको बुखार हो गया था। उनकी बेटी 10 साल की थी। ताई भूखी प्यासी बुखार में झुलस रही थी। मेरी कज़न मारिया ने चची महानूर से कहा, अम्मी को बुखार है और भूख भी लगी है, कुछ पका दें। महानूर नखुवत से बोली, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए रोटियां पकाने नहीं आई। तभी मारिया चुपचाप वहां से चली आई। किचन में आकर उसने खाना पकाने की कोशिश की और खुद को जला बैठी। उसी वक्त ताया अब्बा आए और वो मारिया को अस्पताल ले गए और ताई के लिए दवाएं और खाना लेकर आए। शाम को जब दादी को सारी सूरत हाल मालूम हुई तो उनकी बर्दाश्त की हद हो गई। उन्होंने छोटे चचा और उनकी दुल्हन को खरी खरी सुनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि ये दोनों अगले दिन अपना सामान पैक करके ही कमरे से निकले। जाते हुए छोटे चचा ने माँ से कहा, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है वहां मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। दादी ने चाचू को रोकने की कोशिश की, लेकिन महानूर के उकसाने पर वो माँ बहन भाइयों गर्ज सब कुछ छोड़कर अपनी बीवी के मैके जा बैठे। ताया और अब्बू को इस बात का बेहद दुख था। उन्होंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार ताया और बाबा ने मजबूर होकर कराची वाला बिजनेस छोटे चचा के हवाले कर दिया। दादी को छोटा बेटा सबसे प्यारा था, लिहाजा वो चचा हफीज की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। उन दिनों अब्बू फैसलाबाद में थे। दादी की वफात के बाद हम अब्बू के पास चले आए और लाहौर का सारा बिजनेस ताया जान के हवाले कर दिया गया। यूं 3 भाई जिन्होंने तरक्की का सफर इकट्ठे शुरू किया था, अलहदा अलहदा हो गए। फैसलाबाद में अब्बू किराए के घर में रहते थे और वो अपना घर बनवा रहे थे। घर की तामीर मुकम्मल हो गई तो अम्मी ने कुरान खानी करवाने का इरादा किया। मैं पास पड़ोस में कुरान खानी का बुलावा देने गई। ये मेरी और साइमा की मुलाकात का पहला दिन था।
तब भी शुक्र किया कि कोई दोस्त मिल गया, क्योंकि मुझे शुरू से ही तन्हाई से उलझन होती थी। कुरान खानी के बाद सब औरतें चली गईं, लेकिन मैंने साइमा को रोक लिया। उस दिन मैं और साइमा घुल मिल गए और आपस में खूब बातें की। उसने बताया कि वो 2 बहन भाई हैं, वालदैन की लाडली थी और उस मोहल्ले में ये लोग नए आए थे, क्योंकि उसके भाई की इस शहर में पोस्टिंग हुई थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। रोज रोज की मुलाकात ने हमारी दोस्ती को मजबूत कर दिया। कभी वो हमारे घर आ जाती और कभी मैं उसके घर चली जाती। एक दूसरे को रोज की रिपोर्ट देना हमारी आदत बन चुकी थी। उन्हीं दिनों बड़ी फूफी हमारे घर आईं। वो अपने छोटे साहबजादे रमीज के लिए मेरा रिश्ता लाई थी। लड़का पढ़ा लिखा था, सबसे बढ़कर अपना था, इसलिए हमारी मंगनी हो गई। वो चाहती थी कि हमारा निकाह जल्द हो जाए, क्योंकि उसको हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना था। फूफी की ख्वाहिश के मुताबिक मेरा निकाह रमीज के साथ हो गया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो मुझे पसंद था और अब मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मैं अपनी हम उम्र लड़कियों की मानद साइमा के साथ बैठकर पहरों रमीज की बातें करती, ये जाने बगैर कि मेरी दोस्त पर क्या बीत रही है। निकाह वाले दिन मैंने उसको खास तौर पर मदऊ किया था, लेकिन वो ना आई तो मुझे हैरत और परेशानी हुई। निकाह के बाद रमीज ने मुझको एक खूबसूरत अंगूठी तोहफे में दी। उसके जाने के बाद मैंने सोचा चलो साइमा से मिलकर आती हूँ और उसको तोहफा भी दिखाती हूँ। जब उसके घर गई, भाभी ने बताया कि उसे बुखार है और वो अपने कमरे में है। वाकई वो बिस्तर पर थी, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रोती रही हो। मैं साइमा की ये हालत देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कल ही तो वो मुझसे मिलकर गई थी और बहुत खुश थी। मेरे पूछने पर रो दी। मैंने कहा, साइमा, क्या तुमको मुझ पर एतबार नहीं कि जो अपना दुख मुझसे नहीं बांटती? उसे पानी पिलाया तो वो कुछ देर चुप रही। फिर उसने बताया आज ही का दिन था जब मैं और बिलाल जुदा हुए थे। मेरे इसरार पर तब उसने अपनी कहानी सुनाई। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब हम गुलशन कॉलोनी में रहते थे। उन दिनों मैं फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। सोनिया मेरी फूफी की बेटी थी। हमारे घर की दीवारें मिली हुई थी। वो मेरी हम उम्र और हम जमात भी थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती थी। गर्ज ये कि हम 2 जिस्म एक जान थे। एक दिन सोनिया सख्त बीमार हो गई। सुबह हमारा टेस्ट था और मैं उसके बगैर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि तुम अकेली चली जाओ वरना तुम्हारा हर्ज होगा। आज सुबह उसके बगैर जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि हम दोनों हमेशा पैदल जाते थे। बल्कि मैं चाहती थी कि वैन लगवा लें, मगर सोनिया का इसरार था पैदल जाएंगे ताकि सुबह सवेरे वॉक भी हो जाए। उसके बगैर डरते डरते मैं किसी तरह कॉलेज पहुंच गई। छुट्टी के वक्त जब सब लड़कियां कॉलेज के दरवाजे से निकली तो मैं भी बाहर निकल आई, लेकिन जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कि बस पर चली जाती हूँ, लेकिन बस का दूर दूर तक पता नहीं था। ये सोचकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी कि शायद बस रास्ते में मिल जाए। अचानक एक स्कूटर मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका। दिल की धड़कन के साथ साथ मेरी रफ्तार भी बढ़ गई। सर उठाकर भी नहीं देखा कि साथ कौन है। अचानक एक मर्दाना आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, बात सुनो, घबराओ नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बिलाल नाम है और तुम्हारे कॉलेज के साथ 2 कोठियां छोड़कर रहता हूं। आपको रोजाना यहां से गुजरते देखता हूं। आप मुझे अच्छी लगती हैं। बात करने का मौका ढूंढ रहा था जो आज मिल गया। मैंने सर उठाकर देखा। मुझे वो काफी माकूल लड़का नजर आया, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं ये गलत ना हो। तभी बस आ गई और मैं उसमें सवार हो गई। घर आकर बहुत परेशान थी। हर बात जब तक सोनिया को ना बता लेती थी सुकून नहीं आता था। उसी वक्त उसके घर गई, क्योंकि बहुत मुज़तरब थी। वो सो रही थी, नाचार वापस आ गई। खाना खाकर मैंने भी सोने की कोशिश की, लेकिन बिलाल के ख्याल ने सोने ना दिया। अगले रोज भी सोनिया कॉलेज ना गई, अकेले ही जाना पड़ा। मैं डरते डरते निकली, मगर दिल ही दिल में उसका इंतजार कहीं छुपा हुआ था। तमाम दिन कॉलेज में खोई खोई सी रही। छुट्टी के वक्त गेट से निकली तो उसको हस्बे तवक्को अपना मुंतजिर पाया। जब मैं सड़क पर चल रही थी तो बिलाल मेरे साथ हो गया। उसने मुझे सलाम किया और कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? हिम्मत करके जवाब दिया, देखो बिलाल, ये गली कूचों में चलने वाली चाहत मेरे नज़दीक वक्त का ज़िया और बदनामी का बाइस होती है। हम इसको मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। अगर तुम मुझसे वाकई मुतासिर हो तो सीधा रास्ता ये है कि
कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए हमारे घर भिजवाओ। ये सुनकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सवाल किया, एक बात बता दो, क्या मैं भी तुमको अच्छा लगता हूं? रिश्ता तो तभी मांगा जाता है जब लड़की इंदिया दे दे। मैं जवाब पर बेइख्तियार हंस दी। उसका हौसला बढ़ गया। कहने लगा, जल्द ही मैं आपके घर रिश्ता भिजवा दूंगा, आइए मैं आपको छोड़ दूं। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और वो मुझे घर से चंद कदम के फासले पर छोड़कर चला गया। मैं शाम के वक्त सोनिया से मिलने गई तो उसकी तबीयत निस्बतन ठीक थी। पूछा, कब कॉलेज चलोगी? बोली, कल चलूंगी। आज का दिन कैसा रहा? उसने सवाल किया तो मैं उसे बताने लगी कि टेस्ट ठीक रहा और फिर बात टूट गई। मैं चुप हो गई। उसने गौर से मुझे देखा, फिर बोली, साइमा क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। तब मैंने सोनिया को बिलाल से दोनों मुलाकातों के बारे में बता दिया। कहने लगी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मेरे पीछे इतने बड़े मार के सर कर लिए हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वैसे साइमा, अगर वो तुमको इतना ही पसंद करता है तो तुम्हें उसको रास्ते में नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया तो उसको एहसास हुआ कि कोई गलत बात कह दी है। तभी उसने बात संभाली, मेरा मकसद तुमको दुख देना नहीं था, सिर्फ इसलिए कह रही थी कहीं दिल लगी न कर रहा हो, क्योंकि आजकल के लड़कों का ये मशगला है। ये भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जब ये मासूम लड़कियां उनके सामने मोहब्बत की भीख मांगती हैं तो उनकी अना को तस्कीन मिलती है। उसकी बातें सुनकर मुझको झुरझुरी आ गई और मैंने कहा, तुम कितनी खतरनाक बातें करती हो सोनिया। वो हंसने लगी, बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे भले को ये बात कर रही हूं। चलो ठीक है, कल चलकर तुम्हारे बिलाल से मिलेंगे। अगले दिन छुट्टी के वक्त जब मैं और सोनिया बाहर निकली तो बिलाल वहां मौजूद था। चूंकि उस वक्त गेट पर रश था, उसने सर के इशारे से सलाम किया। फिर जब हम गली में पहुंचे तो वो आ गया। आप बुरा ना मानिएगा, इस किस्म का ताल्लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मेरी दोस्त अच्छी लगती है तो सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाते, उसके घर रिश्ता भेज दे। बिलाल कहने लगा, मैं अभी बेरोजगार हूं, जैसे ही नौकरी मिलेगी अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए उनके घर भेजूंगा। ये कहकर वो पलट गया तो मेरी दोस्त ने राय दी कि वाकई ये अच्छा लड़का है। पेपर शुरू होने वाले थे, इसलिए हमको 1 माह के लिए फ्री कर दिया गया। ये कॉलेज में हमारा आखिरी दिन था। मैं बिलाल से बात करना चाहती थी, लेकिन छुट्टी के वक्त वो नजर नहीं आया तो मैं परेशान हो गई। मेरे पास उसके घर का पता और फोन नंबर भी था, मगर फोन लग ही नहीं रहा था। अगले हफ्ते मैं और सोनिया रोल नंबर स्लिप लेने कॉलेज गए और वापसी पर बिलाल के घर चली गई। बिलाल के घर पर ताला लगा था। सोनिया के सवाल पूछती निगाहें मेरे अंदर खुब रही थी। यूं लगता था कि सड़क पर मौजूद हर शख्स मुझसे सवाल कर रहा है। घर आकर भी मैं सारा वक्त यही सोचती रही कि क्या वाकई बिलाल मुझसे धोखा कर रहा था या उस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। सारा दिन सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा। घर वालों से पढ़ाई के बहाने मैं कमरे में गुमसुम बैठी रही। रात को सोनिया मुझसे मिलने आई और मेरी हालत देखकर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना कि पता कर लो कहीं वो लड़का फ्लर्ट तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। ये सुनकर मैं रोने लगी तो सोनिया ने मुझे गले लगा लिया और हौसला देने लगी। उसने कहा, हम दोनों मिलकर बिलाल को ढूंढेंगे। कॉलेज के पेपर्स मैंने कैसे दिए ये मैं ही जानती हूँ। मेरी आंखें हर जगह सिर्फ बिलाल को ही तलाश करती थीं। मैं जब ये सोचती कि वो बेवफा है, दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं। रिजल्ट के बाद कॉलेज खुला तो पहले दिन जब हम बिलाल के घर के आगे से गुजरे तो मेरी खुशी की इंतहा न रही कि उसका घर खुला हुआ था। मैं बेइख्तियार अंदर चली गई। सामने एक उम्र रसीदा खातून परेशान हाल खड़ी थी। पूछा, बिलाल का घर यही है? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। आपको क्या काम है उससे? मुझे उनसे मिलना है। क्या वो बीमार है? मैंने वैसे ही कह दिया। हाँ। वो बोली, क्या तुम उसको देखने आई हो? अच्छा, अंदर आ जाओ। वो मुझे बिलाल के कमरे में ले गई तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मेरे सामने बिलाल था, मगर व्हील चेयर पर। साइमा, तुम यहाँ? मैं वालेहाना अंदाज से उसकी तरफ लपकी और उसके कदमों में बैठ गई। क्या हुआ बिलाल तुम्हें? आंसू मेरी आंखों से खुद ब खुद बहने लगे। उस रोज जब मैं तुमसे और सोनिया से मिलकर जा रहा था, बेध्यानी के आलम में सड़क के बीचों बीच में पहुंच गया। सामने एक ट्रक ने मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। उन्होंने मेरे दोनों पांव काट दिए हैं। ऐसी हालत में मैं तुमसे कैसे मिल सकता था? मैं रो रही थी, उसकी वालिदा भी रो रही थी।
और कह रही थी कि अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो वादा करो कि आइंदा इससे मिलने नहीं आओगी। क्यों खाला जान, मैंने दुखी होकर कहा। तो उनके बदले बिलाल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता, लेकिन बिलाल पांव तो नकली भी लग सकते हैं। मैं तुमको मुश्किल हालात में छोड़ दूं, ये मोहब्बत की तौहीन है। अगर मेरी ऐसी हालत हो जाती और तुम मुझे छोड़कर चले जाते तब क्या होता? बिलाल ने कहा, बस साइमा, जज्बाती बनकर मत सोचो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमको मेरी प्यारी शय की कसम है, आइंदा मेरी जिंदगी में मत आना, वरना मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। अगर मुझे कहीं भी देखो तो अजनबी बन जाना। सोच लो कि वो बिलाल जो तुमको अपना बनाना चाहता था वो मर गया है। सोनिया ने मुझे थामा और जबरदस्ती उसके घर से ले आई। उसकी मां ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी दोस्त मुझको किस तरह घर तक लाई मैं नहीं जानती। मेरी बिगड़ी हालत देखकर सब परेशान थे। अगले हफ्ते भाई की ट्रांसफर के ऑर्डर आए तो हम यहाँ पर आ गए। आज इस वाक़े को 5 साल हो चुके हैं। मेरी 2 पसंदीदा हस्तियां जिनके बगैर मैं जीने का सोच भी नहीं सकती थी, बिलाल और सोनिया, उनके बगैर मैं 5 साल से जिंदा हूँ। काश मेरी जिंदगी खत्म होने के दिन आ गए हों। सोच भी नहीं सकती थी कि साइमा जो हर वक्त हंसने मुस्कुराने की एक्टिंग करती रहती थी, अंदर से इतनी दुखी होगी। अब भी मेरी दोस्त ऐसी जिंदगी गुजार रही है कि वो जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए और बिलाल को भुलाने में उसकी मदद करे, आमीन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिलाल ने सोनिया को छोड़ने का फैसला सही किया? मेरे ख्याल में वो मजबूर था और नहीं चाहता था कि शादी के बाद सोनिया को परेशानी हो, इसलिए उसने ये फैसला किया। है तो मुश्किल लेकिन सही फैसला था। सोनिया भी अच्छी लड़की थी, उसने भी ऐसे वक्त में छोड़ा नहीं लेकिन मजबूर थी। जहां इस दुनिया में प्यार के नाम पर धोखा देने वाले लड़के और लड़कियां हैं, वहीं सच्ची मोहब्बत करने वाले भी हैं। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।